मिस्र अंग्रेजी में इजिप्ट। आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य एक देश है जिसका अधिकांश उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम एशिया में एक स्थल पुल बनाता है। इस प्रकार मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है तथा अफ्रीका, भूमध्य क्षेत्र, मध्य पूर्व और इस्लामी दुनिया की यह एक प्रमुख शक्ति है। इसका क्षेत्रफल 10,02,000 वर्ग किलोमीटर है और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इसराइल, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। मिस्र का आधिकारिक नाम मिस्र ही है। ये नाम प्राचीन अरबी में है जिसमें कुरान लिखी गई है। स्थानीय निवासी आजकल इसको मस्र भी कह देते हैं। अंग्रेजी नाम इजिप्ट, मध्य फ्रांसीसी शब्द इजिप्ट और लैटिन इजिप्टिस के मार्ग से मूलतः प्राचीन ग्रीक शब्द इजिप्टो से आया है। मिस्र शब्द सामी भाषा का है। मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। इसकी अनुमानित 7.90 करोड़ जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में रहता है। नील नदी का ये क्षेत्र लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का है और पूरे देश का सिर्फ इसी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। सहारा मरुस्थल के एक बड़े हिस्से में विरल जनसंख्या निवास करती है। मिस्र के लगभग आधे निवासी शहरों में वास करते हैं, जिनमें नील नदी के मुहाने के क्षेत्र में बसे सघन जनसंख्या वाले शहर जैसे कि काहिरा, सिकंदरिया आदि प्रमुख है। मिस्र की मान्यता उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए है। गीजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यही स्थित है। मिस्र के प्राचीन खंडहर जैसे कि मेम्फिस, थेबिस, करनाक और राजाओं की घाटी जो लक्सर के बाहर स्थित है, पुरातात्विक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के शासक को फारो नाम से जाना जाता था। इस पदवी का प्रयोग ईसाई और इस्लाम काल के पूर्व काल में होता था। इसे फारो भी लिखते हैं। फारो को मिस्र के देवता होरस का पुनर्जन्म माना जाता था। होरस देव यानी आकाश का देवता था और इसे सूर्य भी माना जाता था। मिस्र की कार्यशक्ति का लगभग 12% हिस्सा पर्यटन और लाल सागर रिवेरा में कार्यरत है। मध्य पूर्व में मिस्र की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक विकसित और विविध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पर्यटन, कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों का उत्पादन स्तर लगभग एक समान है। 2011 के शुरुआत में मिस्र उस क्रांति का गवाह बना जिसके द्वारा मिस्र से होस्नी मुबारक नाम के तानाशाह के 30 साल के शासन का खात्मा हुआ। मिस्र अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में सिनाई प्रायद्वीप सहित नील नदी की निचली घाटी में, जिसके दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते हैं, एक वर्गाकार देश है। इसका समुद्र तट सपाट है। अरब की पहाड़ियां यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणी है। देश की अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,600 फुट तथा निम्नतम ऊंचाई लगभग 100 फुट तक है। संसार की सबसे लंबी नील नदी यहाँ बहती है तथा मुख्य खाड़ियाँ स्वेज और एबुकिर की खाड़ी हैं। धरातल प्राकृतिक लक्षण के विचार से नील नदी के चारों ओर मिस्र के आबाद हिस्से को दो भागों में बांट सकते हैं। निचला मिस्र जो नील नदी के डेल्टा वाले भाग में पड़ता है, ये उत्तरी मिस्र भी कहलाता है, जो भूमध्य सागर से लेकर काहिरा तक विस्तृत है। उच्च मिस्र जो दक्षिणी सीमा तक नील नदी की घाटी की पतली पट्टी में विस्तृत है। इस प्रकार मिस्र की ढालश नील नदी के अनुरूप सामान्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर है। मिस्र का भूपृष्ठ केवल नील नदी के आसपास अधिक चौरस है। नदी के पश्चिम की भूमि धीरे धीरे ऊंची होती गई है, लगभग 1,000 फुट तक, जहां हवा के प्रभाव से निर्मित चिकनी चट्टानें तथा लीबिया की रेगिस्तानी बालू दृष्टिगोचर होती है। नदी के पूर्वी और अरब के रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है, जो और आगे चलकर लाल सागर के निकट लगभग 7,000 फुट ऊंची पहाड़ियों के रूप में परिणत हो जाता है। नदी के पश्चिमी और काहिरा के उत्तर में लगभग 50 मील दूर फायूम की उपजाऊ निम्न भूमि है। मिस्र का अधिक भाग जलविहीन है। केवल नील नदी ही जल का स्रोत है। निचली मिस्र में नील से नहरें भी निकाली गई हैं, जिनका उपयोग जलमार्गों के रूप में तथा खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। विश्वविख्यात स्वेज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को उत्तर पूर्वी मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप से होकर जोड़ती है। कहीं कहीं पर मृद्यान भी दृष्टिगोचर होते हैं, जहां भूमिगत जल के प्रभाव के कारण अत्यधिक पौधे उग सकते हैं। मिस्र में शुष्क तथा गर्म रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है। दिन में सूर्य की प्रखरता के कारण अत्यधिक गर्मी तथा रात में बालू की शीतलता के कारण अत्यधिक ठंडक पड़ती है। भूमध्य सागरीय तट को छोड़कर देश के अधिकांश भाग में वर्षा नहीं होती। भूमध्य सागरीय तट की औसत वार्षिक वर्षा 8 इंच के लगभग है। ऊपरी नील की ओर यह औसत केवल 1 इंच के लगभग रह जाता है। मिस्र में दक्षिण की ओर से आने वाली हवाओं को खामसिन कहते हैं। इन हवाओं के साथ गर्मी में बालू एवं धूल के भीषण तूफान आते हैं। यहाँ की 90% जनसंख्या नील नदी के दोनों ओर एक पतली पट्टी में निवास करती है।
नील के डेल्टा तथा घाटी में कहीं कहीं जनसंख्या का घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हो गया है। कुछ भ्रमणशील जातियां लिबिया के रेगिस्तान में एक मृद्यान से दूसरे मृद्यान में घूमती रहती हैं, परंतु मिस्र के रेगिस्तानों के बहुत से भाग बिल्कुल ही जनविहीन हैं। कार्य और रहन सहन के आधार पर मिस्र के निवासियों को 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, फेलाहीन अथवा कृषक। इनकी संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 है, जो अपने पूर्वजों की भांति सैकड़ों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। इनकी आकृति इनके पूर्वजों की ही भांति भिन्न भिन्न है। ये अरबी भाषा बोलने तथा सामान्यतः मुस्लिम धर्म को मानने वाले होते हैं, यद्यपि कुछ लोग ईसाई धर्म को भी मानते हैं। नंबर 2, बदू। इनका वर्ग बहुत छोटे पैमाने पर है। ये रेगिस्तान के अरबी भाषा बोलने वाले आदिवासी होते हैं। कुछ बदू नदी के किनारे अथवा हरे भरे मृद्यानों में स्थायी खेमों में निवास करते हैं। कुछ लोग एक रेगिस्तान से दूसरे रेगिस्तान में अपनी भेड़ों तथा घोड़ों को लेकर भ्रमण किया करते हैं और छोटे मोटे भूभागों पर निवास करते हैं। नंबर 3, व्यापारी तथा व्यवसाय। ये सबसे छोटा समूह है जो शहरों में निवास करता है। इसमें अधिकतर विदेशी, खासकर यूनानी, तुर्की, इतालवीय, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी सम्मिलित हैं। कृषि। मिस्र के लोगों का मुख्य धंधा कृषि है। खेत अधिकतर नील नदी के निकट लगभग 12 मील की चौड़ाई में फैले हैं। कम वर्षा या वर्षा रहित दिनों में नील की घाटी में कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है। बाढ़ के समय नदी का पानी खेतों में फैल जाने के कारण साल में एक बार अपने आप सिंचाई हो जाती है और खेतों में बाढ़ द्वारा लाई हुई नई उपजाऊ मिट्टी भी बिछ जाती है। इसी समय शीघ्र फसलें रोककर मिट्टी में नमी के विद्यमान रहने तक आवश्यक उत्पादन कर लिया जाता है। अब तो बाढ़ के जल को नियंत्रित एवं संचित करने के लिए आर पार बड़े बड़े बांध तथा फाटक बन गए हैं और आवश्यकता अनुसार पानी को नहरों द्वारा खेतों में पहुंचाकर 2 या कभी 3 फसलें प्रति वर्ष उगाई जाती हैं। मिस्र की मुख्य फसलों में लंबी रेशे वाली कपास, गेहूं, धान, गन्ना, फलियां, बीन, प्याज, मसूर, शकरकंद, खजूर आदि हैं। खनिज पदार्थ। मिस्र के पूर्वी पर्वतों से सोना, एस्वन और अल बहारिया के निकट से लोहा, जस्ते की प्राचीन खानों के निकट सिनाई प्रायद्वीप से मैंगनीज, नील डेल्टा के दलदल से नमक और पूर्वी तट के किनारे तेल के अतिरिक्त फॉस्फेट, जस्ता, फिटक्री, जिप्सम, बेरिल, ग्रेनाइट, सेडस्टोन तथा चूना पत्थर आदि प्राप्त जाते हैं। यातायात। नील नदी मिस्र के लिए एक बहुत बड़ा जलमार्ग है। रेलें मिस्र के आधुनिक शहरों को आपस में जोड़ती है। सड़कें देश के आबाद भागों में स्थित हैं। वायुयान देश के मुख्य शहरों को एक दूसरे के साथ तथा अफ्रीका, यूरोप, भारत एवं सुदूर पूर्व के नगरों को जोड़ते हैं। रेगिस्तानी बालू के क्षेत्रों में, जहां यात्रा का अन्य कोई साधन संभव नहीं है, वहां ऊंटों द्वारा यातायात संभव होता है। काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, अस्यूट, डेमिएटा, एल यलामिन, एल मंसूरा, पोर्ट सईद, स्वेज, मेम्फिस, थिबीज, टोंटो आदि मिस्र के आधुनिक नगर हैं। काहिरा यहाँ की राजधानी है। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को संयुक्त करके राजनीतिक एकता और प्रथम वंश की स्थापना दक्षिणी मिस्र में एबाइडोस के समीप स्थित तेनी यानी यूनानी थिस अथवा थिनिस नामक स्थान के निवासी मेना यूनानी मेनेज ने की थी। उसके बाद प्रथम 2 वंशों के 18 नरेशों ने 420 वर्ष लगभग 3400 से 2980 ईसा पूर्व तक राज्य किया। तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में द्वितीय वंश के पतन और जोसेर के नेतृत्व में तृतीय वंश की स्थापना 2980 ईसा पूर्व से मिस्र के इतिहास के पिरामिड अथवा प्राचीन राजयोग का प्रारंभ हुआ, जो 2475 ईसा पूर्व में छठे वंश के पतन तक चला। जोसेर के शासनकाल में मेम्फिस यानी मेन नोफेर का प्रभुत्व दृढ़ रूप में स्थापित हुआ और उसके मंत्री इम्होटेप ने सक्कर के सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण करके पाषाण वास्तुकला को जन्म दिया। जोसेर के एक उत्तराधिकारी नेफू ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, उत्तरी नूबिया में विद्रोही जातियों को परास्त किया तथा पहले ढलवां पिरामिड का निर्माण कराया। मिस्र के चौथे वंश के संस्थापक खूफू ने मिस्र का विशालतम पिरामिड बनवाया तथा उसके पुत्र खेफे ने एक लघुत्तर पिरामिड और संभवतः विशाल स्फिंक्स भी बनवाया। पंचम वंश के संस्थापक यूसेर काफ तथा उसके पुत्र सहुरे ने मिस्र की नौशक्ति में वृद्धि की तथा फिनिशिया और देवभूमि पुंत पर सफल आक्रमण किए, परंतु इसके बावजूद उनके शासनकाल में रे के पुजारियों, सामंतों और सेनापतियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाने के कारण फेराओ की शक्ति शनैः कम होती गई। राजपद की इस रासोन्मुखी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का महानीय कार्य किया छठे वंश के प्रथम 2 फेराओ तेती द्वितीय और पेपी प्रथम ने। पेपी प्रथम के एक उत्तराधिकारी पेपी द्वितीय ने, जो राज्यारोहण के समय शिशु मात्र था, मनेथो के अनुसार 94 वर्ष राज्य किया। विश्व इतिहास में उसके शासनकाल को दीर्घतम माना जा सकता है।
2475 ईसा पूर्व में छठे वंश के पतन के बाद लगभग 300 वर्ष तक मिस्र में घोर अव्यवस्था रही और स्थानीय सामंत लगभग स्वतंत्र रूपेण शासन करने लगे। उनकी शक्ति तोड़ने में कुछ सफलता 11वें वंश 2160 से 2000 ईसा पूर्व के राजाओं ने प्राप्त की, लेकिन लगभग समस्त मिस्र के स्वामी होते हुए भी वे सामंतवादी व्यवस्था को बदलने में असमर्थ रहे। उनसे अधिक सफलता 12वें वंश 2000 से 1788 ईसा पूर्व के शासकों को मिली। इस वंश का संस्थापक एमेनमहेत प्रथम था। इन दो वंशों के राजाओं का शासनकाल सांस्कृतिक प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। 1788 ईसा पूर्व में 12वें वंश के पतन के साथ सामंतों में सत्ता हड़पने के लिए पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस अराजकता के कारण वे 1765 ईसा पूर्व में एशिया से आने वाले हिक्सोस नामक आक्रमणकारियों को नहीं रोक पाए। हिक्सोस सांस्कृतिक दृष्टि से मिस्रियों से बहुत पिछड़े थे, लेकिन वे अश्वों और रथों के प्रयोग से परिचित थे, इसलिए मिस्रियों को लगभग 200 वर्ष तक अपने अधीन रखने में सफल रहे। 13वां से 17वां वंश उनको देश से खदेड़ने का महनीय कार्य किया ahmose प्रथम ने। उसके द्वारा 18वें वंश की स्थापना से मिस्री इतिहास का साम्राज्य युग प्रारंभ होता है। उसके एक उत्तराधिकारी थटमोस प्रथम ने अपनी सत्ता कारशमिश तक स्थापित की। उनकी पुत्री हत्शेपसुत विश्व इतिहास की पहली पूर्ण सत्ता संपन्न शासिका थी। हत्शेपसुत के उत्तराधिकारी थटमोस तृतीय को प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। उसने पश्चिमी एशिया पर 15 बार आक्रमण किए थे। 19वें वंश के शासकों में रेमेसिस द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह साहसी और बलवान था। युद्धकला में भी उसकी उतनी ही रुचि थी जितनी प्रेम व्यापार में। फिलिस्तीन विजय के बाद उसने हित्तियों के विरुद्ध कादेशा की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। 1261 ईसा पूर्व में उसने हित्तियों से इतिहास प्रसिद्ध संधि की। वह महान भवन निर्माता भी था। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को संयुक्त करके राजनीतिक एकता और प्रथम वंश की स्थापना दक्षिणी मिस्र में एबाइडोस के समीप स्थित तेनी यानी यूनानी थिस अथवा थिनिस नामक स्थान के निवासी मेना यूनानी मैनेज ने की थी। उसके बाद प्रथम दो वंशों के 18 नरेशों ने 420 वर्ष लगभग 3400 से 2980 ईसा पूर्व तक राज्य किया। तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में द्वितीय वंश के पतन और जोसेर के नेतृत्व में तृतीय वंश की स्थापना 2980 ईसा पूर्व से मिस्र के इतिहास के पिरामिड अथवा प्राचीन राज्य युग का प्रारंभ हुआ, जो 2475 ईसा पूर्व में छठे वंश के पतन तक चला। जोसेर के शासनकाल में मेम्फिस यानी मेन-नो-फेर का प्रभुत्व दृढ़ रूपेण स्थापित हुआ और उसके मंत्री इम्होटेप ने सक्कर के सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण करके पाषाण वास्तुकला को जन्म दिया। जोसेर के एक उत्तराधिकारी नेफू ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, उत्तरी नूबिया में विद्रोही जातियों को परास्त किया तथा पहले धलवा पिरामिड का निर्माण कराया। मिस्र के चौथे वंश के संस्थापक खुफू ने मिस्र का विशालतम पिरामिड बनवाया तथा उसके पुत्र खेफे ने एक लघुतर पिरामिड और संभवतः विशाल स्फिंक्स भी बनवाया। पंचम वंश के संस्थापक यूसेरकाफ तथा उसके पुत्र सहुरे ने मिस्र की नौशक्ति में वृद्धि की तथा फिनिशिया और देवभूमि पुंट पर सफल आक्रमण किए, परंतु इसके बावजूद उनके शासनकाल में रे के पुजारियों, सामंतों और सेनापतियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाने के कारण फेराओ की शक्ति शनय कम होती गई। राजपद की इस रासोन्मुखी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का महनीय कार्य किया छठे वंश के प्रथम दो फेराओ तेती द्वितीय और पेपी प्रथम ने। पेपी प्रथम के एक उत्तराधिकारी पेपी द्वितीय ने, जो राजारोहण के समय शिशु मात्र था, मनेथों के अनुसार 94 वर्ष राज्य किया। विश्व इतिहास में उसके शासनकाल को दीर्घतम माना जा सकता है। 2475 ईसा पूर्व में छठे वंश के पतन के बाद लगभग 300 वर्ष तक मिस्र में घोर अव्यवस्था रही और स्थानीय सामंत लगभग स्वतंत्र रूपेण शासन करने लगे। उनकी शक्ति तोड़ने में कुछ सफलता 11वें वंश 2160 से 2000 ईसा पूर्व के राजाओं ने प्राप्त की, लेकिन लगभग समस्त मिस्र के स्वामी होते हुए भी वे सामंतवादी व्यवस्था को बदलने में असमर्थ रहे। उनसे अधिक सफलता 12वें वंश 2000 से 1788 ईसा पूर्व के शासकों को मिली। इस वंश का संस्थापक एमेनमहेत प्रथम था। इन दो वंशों के राजाओं का शासनकाल सांस्कृतिक प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। 1788 ईसा पूर्व में 12वें वंश के पतन के साथ सामंतों में सत्ता हड़पने के लिए पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस अराजकता के कारण वे 1765 ईसा पूर्व में एशिया से आने वाले हिक्सोस नामक आक्रमणकारियों को नहीं रोक पाए।
हिक्सोस सांस्कृतिक दृष्टि से मिस्रियों से बहुत पिछड़े थे, लेकिन वे अश्वों और रथों के प्रयोग से परिचित थे, इसलिए मिस्रियों को लगभग 200 वर्ष तक अपने अधीन रखने में सफल रहे 13वां से 17वां वंश। उनको देश से खदेड़ने का महनीय कार्य किया अहमोस प्रथम ने। उसके द्वारा 18वें वंश की स्थापना से मिस्री इतिहास का साम्राज्य युग प्रारंभ होता है। उसके एक उत्तराधिकारी थाटमोस प्रथम ने अपनी सत्ता कारशेमिश तक स्थापित की। उनकी पुत्री हतशेपसुत विश्व इतिहास की पहली पूर्ण सत्ता संपन्न शासिका थी। हतशेपसुत के उत्तराधिकारी थाटमोस तृतीय को प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। उसने पश्चिमी एशिया पर 15 बार आक्रमण किए थे। 19वें वंश के शासकों में रेमेसिस द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह साहसी और बलवान था। युद्धकला में भी उसकी उतनी ही रुचि थी जितनी प्रेम व्यापार में। फिलिस्तीन विजय के बाद उसने हित्तियों के विरुद्ध कादेशा की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। 1261 ईसा पूर्व में उसने हित्तियों से इतिहास प्रसिद्ध संधि की। वह महान भवन निर्माता भी था। 20वें वंश के काल में फेराओ रेमेसिस तृतीय के शासनकाल तक मिस्र का कुछ एशियाई प्रांतों पर नियंत्रण बना रहा, लेकिन उसके बाद स्थिति शीघ्रता से बिगड़ी और 12वीं शती ईसा पूर्व के मध्य तक मिस्र का एशियाई साम्राज्य अतीत की कहानी रह गया। इस वंश का पतन और 21वें वंश की स्थापना 1090 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद मिस्र एक शती तक दुर्बल परंतु स्वतंत्र रहा। 10वीं शती के मध्य उसकी स्वतंत्रता का भी अंत हो गया और कई शती तक क्रमशः लीबियनों, इथियोपियनों और सीरियनों का प्रभुत्व उसे मानना पड़ा। 663 बीसी में नील के मुहाने के पश्चिमी भाग में स्थित साइस्थान के एक महत्वाकांक्षी शासक साम्तिक ने असीरियन सेनाओं को निकाल बाहर किया और कई शती बाद मिस्र में एक स्वतंत्र राज्य आथा 26वां वंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारी 525 बीसी तक राज्य करते रहे। नीको द्वितीय के शासनकाल में तो उन्होंने एशिया पर भी आक्रमण किए। उनके शासनकाल को साइट्यूब कहा जाता है। 525 बीसी में उनका पतन हो गया और मिस्र हखामशी साम्राज्य में मिला लिया गया। फारसी आधिपत्य के अंत यानी 332 बीसी के बाद मिस्र पर पहले यूनानियों 332 से 48 ईसा पूर्व और तत्पश्चात रोमनों ने शासन किया। 30 ईसा पूर्व में इसे रोम साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया। इस प्रकार मिस्र की 5 सहस्र वर्ष पुरानी सभ्यता और पृथक राजनीतिक अस्तित्व का अंत हुआ।